ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो हमने बीच में जानबूझकर स्किप कर दिया था। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका थोड़ा सा डिफरेंट है और आप जो है तो इसके लिए हम वापस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा हम रिकॉल करेंगे जो हमने पढ़ा है, क्योंकि उसी से लिंक करना है हमने टॉपिक को। हमने ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर स्टडी करा था। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। जब हमने ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर को स्टडी करा तो उसमें एक चीज़ लास्ट में डिस्कस करी थी कि कॉमन एमिटर मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड होने वाला है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। और उसके लिए हमने जब एम्पलीफायर डिस्कस किया तो एक इक्वेशन लिखी थी VCE, या इसको हमने आउटपुट वोल्टेज का नाम भी दिया था। दिस इज इक्वल टू VCC माइनस ICRL। ये वो इक्वेशन है जिसके बेस पर हम एम्पलीफायर को स्टडी करते हैं या एम्पलीफायर को एक्सप्लेन करते हैं। एक तरीके से ये कहें, जब कलेक्टर करंट बढ़ता था तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से हमें जो एम्पलीफिकेशन हो रहा था वो मिल जाता था ये। ठीक है, तो ये सब कुछ जो हमने स्टडी करा था एज एन एम्पलीफायर वो इस इक्वेशन पर बेस्ड होकर के किया था। ठीक है, आप रिकॉल कर सकते हैं लास्ट प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये इक्वेशन हमने डेराइव नहीं यूज़ किया था और उसको एज एन एम्पलीफायर कैसे डिस्कस किया था। तो आज इस इक्वेशन को लेकर के ही हम आगे चलने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हमने जो आज स्टडी करना है वो मैं बता देता हूँ क्या चीज़ है। वो है आपका ट्रांजिस्टर बायसिंग। ठीक है, लेकिन ट्रांजिस्टर बायसिंग को हम इस तरीके से स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये लिंक्ड टॉपिक है और ये पहले भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आ जाते हैं इस पे, या आर्टिकल न्यूमेरिकल के साथ पूछ लिया जाता है ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हम भी स्लो प्रोसेस में ही चलेंगे, ज़्यादा हमने फास्ट वैसे भी नहीं चलना। तो जब हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी कर रहे थे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, तो उसमें हमने एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करी थी। ठीक है, और वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से थी। ये ध्यान रखना है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। तो कॉमन एमिटर में IC करंट हम यहाँ पर लेते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में, और आउटपुट वोल्टेज VCE यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, VCE आउटपुट वोल्टेज है और ये इसके बराबर है। और जब हम इनकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं तो IB विल रिमेन कांस्टेंट, IB इज कांस्टेंट था। तो अलग अलग हमने कर्व ड्रॉ किए हैं लाइक दिस। ठीक है, ये मान लेते हैं जब IB की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, दूसरा कर्व IB की वैल्यू कुछ और वैल्यू के साथ। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करी थी। लेट अस से IB दिस इज इक्वल टू 5 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि कम होता है इसलिए माइक्रो में 10 माइक्रो एम्पियर और 15 माइक्रो एम्पियर ले लिया हमने। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर बायसिंग को डिस्कस करेंगे। और ट्रांजिस्टर बायसिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा DC लोड लाइन। DC लोड लाइन, जब भी हम ट्रांजिस्टर को बायस करते हैं, ठीक है, तो बायस करने का मतलब ये होता है कि हम उसको कुछ वोल्टेज दे रहे हैं और वो वोल्टेज हमेशा DC में रहती है। ये ध्यान रखेंगे। जब हम एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं तो उसमें इनपुट डालते हैं कुछ इस तरीके से AC, और वो आउटपुट देता है AC की फॉर्म में।
ठीक है, देने के बाद हमें आउटपुट मिल रही है। लेकिन ट्रांजिस्टर को कुछ वर्क कराना होता है अपने आप ही में, और इसीलिए हमें ट्रांजिस्टर को वोल्टेज देनी पड़ती है, और वो सारी की सारी डीसी होती है। जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो डीसी वोल्टेज हमने अप्लाई करी हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रही है, VCE, VCC एंड लाइक दिस। ठीक है, तो जब हम ट्रांजिस्टर को बायस कर रहे हैं तो डीसी लोड लाइन समझना जरूरी है। डीसी लोड लाइन क्या होती है ये देखते हैं अब। सबसे पहले ये इक्वेशन मैं यहाँ आउटपुट के लिए लिख रहा हूँ एम्पलीफायर की, VCE दिस इज इक्वल टू VCC माइनस ICRL। ठीक है, ये NPN ट्रांजिस्टर के लिए है। ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर एज एन कॉमन एम्पलीफायर। अब यहाँ से अगर मैं IC को निकाल देता हूँ तो IC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, दिस इज इक्वल टू, ये दूसरी तरफ चली जाएगी वैल्यू। ठीक है, और ये भी माइनस की है तो ये प्लस की रहनी चाहिए, या तो इसको उठाकर दूसरी तरफ रख लेते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा VCE, ठीक है, माइनस का और प्लस का VCC। यानी हम इसको उठाकर इधर ले गए, इसको उठाकर इधर कर दिया, इंटरचेंज कर दिया हमने। और जो इसके नीचे RL था वो दोनों के नीचे चला जाएगा, यहाँ RL और यहाँ भी RL। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं हम किस तरीके से, -1/RL एक साथ लिख दिया, VCE मल्टीप्लाई में प्लस VCC ओवर RL। ठीक है, सिर्फ मैंने क्या करा, इसको 1 के साथ लिख दिया, और ये IC को दे रहा है हमें, दिस इज द वैल्यू ऑफ IC। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज a टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जिसकी वैल्यू y इज इक्वल टू mx प्लस c से रिप्रेजेंट हो सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी IC की जो हमने वैल्यू निकाली ये एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, ये कांस्टेंट वैल्यू और ये y इज इक्वल टू mx है ये। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है। अगर इस इक्वेशन के अंदर IC को जीरो कर दूं मैं, IC को जीरो करने का मतलब यहां पर एक तरीके से, और अगर IC जीरो हो गया हमारा तो या तो इस इक्वेशन में देख लो या इस इक्वेशन में, एक ही बात है, IC जीरो हो गया तो VCE किसके बराबर आ गया, VCC के बराबर आ गया। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको क्योंकि डीसी लोड लाइन इसी इक्वेशन से मिलेगा हमें। तो IC जीरो कर दिया, IC जीरो होने का मतलब ये लाइन पे जीरो वैल्यू, तो VCE किसके बराबर हो गया, VCC। मान लेते हैं ये वो पॉइंट है जहां पर VCC हमें मिल रहा है, लेट अस से दिस पॉइंट इज VCC। अब एक पर हम VCE को जीरो कर देते हैं। अब VCE को जीरो करेंगे तो ये इक्वेशन में यहाँ ये जीरो हो गया, और वैल्यू IC की क्या बनी हमारे पास, IC की ये वैल्यू बनेगी, लेट अस से ये आ गया VCC ओवर RL। एक बार तो करंट जीरो बनाना है, एक बार वोल्टेज को जीरो बनाना है। जब हम वोल्टेज को जीरो बना रहे हैं, VCE को जीरो बना रहे हैं, तो IC की वैल्यू इस तरीके से यहाँ मिल रही है मैक्सिमम। जब हम वोल्टेज को जीरो बना रहे हैं, सॉरी करंट को जीरो बना रहे हैं, तो यहाँ पर वो मिल रहा है। अब इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, एंड दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटिंग द डीसी लोड लाइन। ठीक है, यही आपकी जो है वो डीसी लोड लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जब ये लाइन डीसी लोड लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो इस डीसी लोड लाइन के अंदर जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि y इज इक्वल टू mx और m होता है, तो m की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, एंड दैट इज -1/RL। ये इसके बराबर हमें मिल रहा। ठीक है, एक सेकंड।
तो हमारे पास जो स्लोप था वो नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। और जब स्लोप नेगेटिव में आ गया तो इसके लिए हमें एक डीसी लोड लाइन की वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है, क्योंकि मैंने बताया था इट इज़ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन में स्लोप की वैल्यू माइनस में आ रही है, ठीक है। अब ये जो डीसी लोड लाइन है, ठीक है, ये हमेशा हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ही ऑब्टेंड होगी। अब जब ये हमें डीसी लोड लाइन ऑब्टेंड हो गई तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी हमारे पास डीसी लोड लाइन की। ये जो डीसी लोड लाइन है इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी, फाइंड आउट टू आईसी किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज से और मैक्सिमम करंट तक, करंट आईसी को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें VCE को फाइंड आउट करना है किसी भी पॉइंट पर तो हम करंट के कोरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड आउट टू हेल्प IC कोरस्पॉन्डिंग टू VCE एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अगर हमें IC को फाइंड आउट करना है या हमें VCE को फाइंड आउट करना है तो किसी भी वैल्यू पर हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज नोन एज ऑपरेटिंग और क्यूसेंट या इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं क्यू पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यूसेंट पॉइंट या क्यू पॉइंट, ठीक है। जब हम कोई वोल्टेज बाहर से नहीं दे रहे, जब हम एम्पलीफायर की बात करते हैं तो हम इनपुट देते हैं और वहाँ हमें आउटपुट मिलती है, लेकिन हमने सिग्नल में कोई इनपुट नहीं दिया, फिर भी, ठीक है, हमने सिग्नल में कोई इनपुट नहीं दिया। तो जब हम सिग्नल में कोई इनपुट नहीं देते तो उस टाइम जो कलेक्टर करंट की वैल्यू है, ठीक है, उस टाइम जो कलेक्टर करंट की वैल्यू है डीसी लोड लाइन पर, वो पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट होगा हमारा। द वैल्यूज ऑफ IC एंड VCE अंडर नो सिग्नल कंडीशन, नो सिग्नल कंडीशन corresponding to a point on DC load line, on the load line is called Q point, ठीक है। जब हम कोई सिग्नल बाहर से नहीं दे रहे उस टाइम IC और VCE की वैल्यू जिस पॉइंट को ऑब्टेंड करती हैं दैट पॉइंट इज नोन एज क्यू पॉइंट। अब मान लेते हैं हमने कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया और उस टाइम जो क्यू की वैल्यू हमें मिल रही है वो ये मिल रही है, ठीक है। तो दैट पॉइंट ऑफ IC, यहाँ हमें करंट मिल रहा है, इस पॉइंट पर हमें वोल्टेज मिल रही है, तो दैट इज नोन एज क्यू पॉइंट। यानी बाहर से सिग्नल नहीं दिया, सिर्फ ट्रांजिस्टर की ही अपने वोल्टेज हैं, उस टाइम पर जो हमें वैल्यू मिल रही है वोल्टेज की और करंट की, दैट इज पॉइंट इज नोन एज क्यू पॉइंट। ये डीसी लोड लाइन के ऊपर जो पॉइंट हमें मिलेगा, ठीक है। जब हम बाहर से सिग्नल दे देते हैं, ठीक है, जब हम बाहर से सिग्नल देते हैं तो IC चेंज हो जाता है, हमने ये पढ़ रखा है। जब हम बाहर से सिग्नल देते हैं तो IC की वैल्यू चेंज हो जाती है, कम हो या ज़्यादा हो, कुछ भी हो सकती है। तो उसकी वजह से ये जो क्यू पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ भी IC की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। और जब IC चेंज होगा तो VCE आउटपुट भी उसके अकॉर्डिंग कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है। तो जब हम बाहर से वोल्टेज देते हैं तो कोरोस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं IC और VCE की वो चेंज हो जाती हैं, और जब वो वैल्यू चेंज हो जाती हैं तो वो इस क्यू पॉइंट से ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं,
लेकिन जब हम बाहर से कोई सिग्नल नहीं दे रहे, उस टाइम जो IC और VCA की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं, तो उस टाइम ट्रांजिस्टर के अंदर कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। इसीलिए इसको क्यू पॉइंट या साइलेंट पॉइंट या क्यूसिएंट पॉइंट का नाम दिया गया है। ठीक है, इसको क्यू पॉइंट या क्यूसिएंट या साइलेंट पॉइंट भी कह देते हैं। साइलेंट इसलिए क्योंकि जब बाहर से सिग्नल नहीं आया तो ट्रांजिस्टर जो है वो साइलेंट मोड में है। जैसे ही बाहर से सिग्नल आ गया तो क्यू की वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी, और ऐसे ही क्यू की वैल्यू शिफ्ट होने से उसके अंदर जो है डिस्टरबेंस हो सकती है कुछ भी। ठीक है, और जब डिस्टरबेंस हो जाएगी तो वो साइलेंट नहीं रहेगा, लेकिन जब बाहर से नहीं दिया तो वो साइलेंट है, इसीलिए इसको क्यू पॉइंट का नाम दिया गया है। ठीक है, तो दिस इज द ऑपरेटिंग पॉइंट और क्यू पॉइंट। ठीक है, अब तीसरी बात, जब हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को जब हमने यूज़ करना है तो इसकी जो कॉमन एमिटर करेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पर ड्रॉ की हैं आउटपुट के लिए, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरीज। एक तो होती हैं आपकी जिसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन, कट ऑफ। ठीक है, एक दूसरी होती हैं आपकी सैचुरेशन रीजन, और तीसरी है आपकी एक्टिव रीजन। ठीक है, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन, यानी ये जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसको हमने 3 में डिवाइड कर दिया। जब IB की वैल्यू 0 हो जाए, IB ये 0 हो रहा है यहाँ, इससे नीचे जो भी रीजन बनता है दैट रीजन इज नोन एज कट ऑफ रीजन। ठीक है, यानी IB की वैल्यू 0 से नीचे, इससे ऊपर नहीं, सिर्फ इससे नीचे नीचे। दूसरा, जब VCE 0 हो गया, VCE यहां पर 0 हो रहा है, तो जहां पर सारे के सारे कर्व, ये जितने भी कर्व हैं ये मर्ज हो रहे हैं, तो ये जो रीजन यहां पर बना है दैट रीजन इज नोन एज सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन। और जो रीजन बीच में रह गया है कट ऑफ और सैचुरेशन के बीच में, तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव रीजन, जहां पर क्यू पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये सारा रीजन। ठीक है, दैट इज नोन एज एक्टिव रीजन। तो एक चीज ध्यान में रखेंगे, जब भी कट ऑफ रीजन आता है, कट ऑफ रीजन, ठीक है, तो उस रीजन के अंदर आपका ट्रांजिस्टर दोनों तरफ से रिवर्स बायस्ड हो जाता है। ठीक है, द रीजन बिलो IB इज इक्वल टू 0, IB की 0 से वैल्यू कम। ठीक है, और इस रीजन में, इन दिस रीजन, ट्रांजिस्टर जंक्शंस, both transistor junction are reverse bias, reverse bias। both कौन कौन से? ठीक है, जो एक तो होता है आउटपुट का हमारा, जब हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, तो एक हम यहाँ पर वोल्टेज देते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस लगा करके, और ये वोल्टेज दे दी हमने। एक हम यहाँ पर वोल्टेज देते हैं NP, तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज, ठीक है, इसको फॉरवर्ड और रिवर्स करते हैं। लेकिन जब हम इस रीजन में है, IB 0 है, बेस करंट 0 है, तो उस टाइम पे दोनों जंक्शन कैसे हैं? रिवर्स बायस्ड होते हैं। इस रीजन में हम ट्रांजिस्टर को यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा रीजन था आपका सैचुरेशन। सैचुरेशन रीजन के अंदर ये रीजन सैचुरेशन था, ठीक है। VCE 0 है, VCE 0 है और सारे कर्व आपस में मिल जाते हैं, तो इस रीजन में बोथ जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस्ड।
all the curves merge and both the junctions are forward bias। ठीक है। और तीसरा था आपका एक्टिव रीजन। ये वो रीजन है जिसमें क्यू पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और इसमें एक फॉरवर्ड है और एक रिवर्स होता है, जैसा नॉर्मल होता है, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। इसी रीजन में यानी कि एक्टिव रीजन के अंदर ही हम हमेशा ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं। ठीक है। इन दिस रीजन एमिटर बेस जंक्शन EB junction is forward bias and collector base junction is reverse bias, is reverse biased। तो ये हमारा रिवर्स बायस में आता है। तो हम हमेशा ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में यूज़ करेंगे, ना तो कट ऑफ में यूज़ करते, ना ही सैचुरेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, लेकिन अभी तक हम बायसिंग पर नहीं आए हैं। ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या है? तो जब हम ट्रांजिस्टर बायसिंग की बात करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि हम चाहते क्या हैं, कि हम ट्रांजिस्टर को बायस क्यों करना चाह रहे हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ थी, उसका आइडिया हमने ले लिया क्या क्या चीज़ें होती हैं। डीसी लोड लाइन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यू पॉइंट क्या है, कट ऑफ सैचुरेशन एंड आपके एक्टिव रीजन्स क्या है। अब बात आती है जब हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर यूज़ करवा रहे हैं तो उसका जो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है यानी एम्पलीफिकेशन हो रहा है, वो एम्पलीफिकेशन फेथफुल होना चाहिए। ठीक है। फेथफुल एम्पलीफिकेशन, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं ये क्या चीज़ होती है कि फेथफुल एम्पलीफिकेशन क्या है। फेथफुल एम्पलीफिकेशन। ठीक है। फेथफुल एम्पलीफिकेशन का मतलब ये हो गया, जो हम चाह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए हमारा। व्हेन an amplifier increases the strength of weak signal without change in its shape, then amplification is known as faithful amplification। क्या मतलब हुआ? हमने कोई सिग्नल दिया और उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि अगर शेप ऐसी इस तरीके से हमें मिले तो दैट इज़ नॉट ए फेथफुल एम्पलीफिकेशन। लेकिन जैसा हम दे रहे हैं सिग्नल उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मिले एम्पलीफाइड, दैट इज़ फेथफुल। शेप में चेंज ना हो उसकी, ठीक है, डिस्टोर्शन ना हो उसके अंदर, तो वो एम्पलीफिकेशन हमारा कौन सा होता है? फेथफुल एम्पलीफिकेशन। और ये एम्पलीफिकेशन तभी होता है जब ट्रांजिस्टर प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा हो। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग of a transistor as an amplifier, its emitter base junction is forward bias and collector base junction should be reverse bias। कि एमिटर बेस फॉरवर्ड होना चाहिए, कलेक्टर बेस रिवर्स बायस होना चाहिए, तब वो एम्पलीफिकेशन प्रॉपर देता है यानी फेथफुल देता है।
ठीक है। और जब फेथफुल एम्प्लीफिकेशन हम चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। फॉलोइंग कंडीशंस आर फॉलोड। फॉलोइंग कंडीशंस आर टू बी फॉलोड। सबसे पहला, अभी हमने क्यू पॉइंट की बात की थी, और क्यू पॉइंट क्या था? जब सिग्नल बाहर से नहीं आ रहा लेकिन फिर भी जो है कलेक्टर करंट उसके अंदर है। सफिशिएंट कलेक्टर करंट मस्ट फ्लो थ्रू द सर्किट even if under zero सिग्नल, कि बाहर से कोई सिग्नल नहीं है लेकिन फिर भी कलेक्टर करंट की वैल्यू सफिशिएंट रहनी चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सिग्नल जो हैं वो क्लिप हो सकते हैं, क्लिप लाइक दिस, यानी कि अगर ऐसे दे रहे हैं हम तो हो सकता है आउटपुट में इस तरीके से मिले, क्लिप हो सकते हैं, या आधे में मिले आधे में ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। ये मिल गया, ये पूरा मिल गया, इस तरीके से। तो अगर प्रॉपर कलेक्टर करंट नहीं है, बाहर से सिग्नल ना देने के बावजूद भी, तो वो क्लिप कर देगा उसको। तो इसीलिए सफिशिएंट होना चाहिए इसकी वैल्यू। दूसरा, मिनिमम बेस एमिटर होनी चाहिए, मिनिमम बेस एमिटर वोल्टेज। VBE की वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए। 0.7 सिलिकॉन के लिए होती है ये, 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए होती है। अगर इससे कम वैल्यू है VBE की तो जंक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स नहीं काम कर रहे हैं और वो नेग्लिजिबल कलेक्टर करंट को देगा। और अगर करंट कलेक्टर खत्म हो गया, कलेक्टर करंट, तो वो क्लिप करता चला जाएगा सर्किट को, एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा। तीसरी चीज, मिनिमम VCE वोल्टेज, क्योंकि सारा खेल उस इक्वेशन पर था, VCE दिस इज इक्वल टू VCC माइनस ICRL। पहले केस में इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए थी, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। दूसरे में VBE होना चाहिए, बेस एमिटर वोल्टेज नहीं है तो कलेक्टर करंट फिर भी जीरो हो जाता है। और तीसरा, VCE की वैल्यू होनी चाहिए। VCE कब मिलेगा? जब कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा होगा सर्किट के अंदर। ठीक है। मिनिमम वैल्यू जो है जर्मेनियम के केस में VCE 0.5 वोल्ट जर्मेनियम के लिए, और 1 वोल्ट के आसपास ये होती है सिलिकॉन की। अगर इससे कम है तो फिर भी जो है वो बीटा नहीं मिलेगा हमें। बीटा का मतलब IC/IB, दिस इज इक्वल टू बीटा। और बीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, कलेक्टर करंट डिक्रीज, और फिर क्लिपिंग हो जाएगी सर्किट की। यानी हमें वीक सिग्नल प्रॉपर वे में आउटपुट में नहीं मिलेगा। तो फेथफुल एम्प्लीफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन तभी एप्लीकेबल हो सकते हैं। ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे ट्रांजिस्टर को हम एम्प्लीफाई क्यों करना चाहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम बायसिंग को डिस्कस करेंगे।